हमारे पॉडकास्ट मूवमेंट में आपका स्वागत है, जिसका मेन मकसद है माइंडसेट्स को चेंज करना कॉन्वर्जेशंस के साथ। मैं हूँ सफ़िया और मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं मैं हूँ नुसरत और हम सेंटेंस के आउटरीच यूनिट से हैं। तो नुसरत बताइए, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। मैं भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो फिर चलिए बिना कोई वक्त ज़ाया किए हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है इंटॉलरेंस इन इंडिया। तो एग्जैक्टली क्या है इंटॉलरेंस? व्हाट डज इंटॉलरेंस मीन? इंटॉलरेंस, देखिए, इंटॉलरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करना। और आज के हमारे पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि इंडिया में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए इंडिया में इसकी कोई जगह नहीं है और हम सालों से इसे बर्दाश्त करते आ रहे हैं। तो अक्सर ये जो टॉपिक है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन जाती है, जिसकी वजह से हम लोग ये टॉपिक इग्नोर कर देते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इंडिया को ज़्यादा टॉलरेंट बनाने के लिए हमें इस बारे में बात करना ज़रूरी है और इस बात को फेस करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो नुसरत, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि कौन सा टाइप का इंटॉलरेंस आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा दिखता है इंडिया में? विच टाइप ऑफ इंटॉलरेंस? मेरी नज़र में देखा गया तो शायद ज़्यादातर रिलीजियस मजहबी इंटॉलरेंस आपको ज़्यादातर दिखेगा इंडिया में। जैसे कि ज़्यादातर माइनॉरिटीज़ की तरफ, जैसे कि मुस्लिम्स है, दलित्स है और क्रिश्चियंस है। और पता है, जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रही थी तो मैंने एक ऐसा आर्टिकल पढ़ा जहाँ इट सेड कि इंडिया को नंबर 1 रैंक मिला गया है अमंग द मोस्ट इंटॉलरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हाँ जी, मैंने भी बहुत बार सुना था ये इस बारे में। और अगर आप इंटॉलरेंस में देखा गया तो आपको कास्टिज़्म भी एक किस्म का इंटॉलरेंस मिलेगा इंडिया में, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जैसे कि इंडिया एक मुल्क है जहाँ हर किस्म के लोग, हर कल्चर के लोग रहते हैं और हर कास्ट के लोग आपको मिलेंगे इंडिया में। जैसे कि हिंदुज़्म, उसमें 4 किस्म के कास्ट होते हैं, लेकिन सबसे मेन जो कास्ट है वो है अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। अपर कास्ट होती हैं ब्राह्मण्स एंड लोअर कास्ट होती हैं दलित्स। और मुस्लिम्स में आपको मिलेंगे शिया एंड सुन्नी। सो जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा आपको सुनने में मिलेगा अपर कास्ट और लोअर कास्ट के केसेस। तो आपको एक रिसेंटली केस का मैं एग्जांपल बताती हूँ, आपने भी सुना होगा ये केस के बारे में बहुत बार। इसका नाम है हथरास केस। हाँ, जो 2020 में हुआ था, राइट? जी बिल्कुल, 2020 मार्च में हुआ था। तो ये एक ऐसा केस है जहाँ पे एक माइनर लड़की का रेप किया जाता है एक 4 अपर कास्ट के लड़कों ने। तो रीज़न बताने पे ये बोला गया है कि ये ज़्यादातर लोअर कास्ट के लड़कियों के साथ अक्सर होता है, सेक्सुअल असॉल्ट। तो आखिर क्यों हो रहा है ये सब क्यों हो रहा है? लाइक इतना मुश्किल क्यों है कि हम सब एक दूसरे को एक्सेप्ट करें एज दे आर? देखा गया तो मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको मुश्किल बनाती है लोगों की सोच, कि वो सोचते हैं कि वो दूसरों से बहुत बेहतर हैं और अपने आप को बहुत बेहतरीन समझते हैं और दूसरों को बहुत कमज़ोर। ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं अपने आप को। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ा रीज़न, क्योंकि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसमें कई तरह के रिलीजन्स, कास्ट और कल्चर्स और लैंग्वेजेस हैं। तो जाहिर सी बात है कि क्लैश ऑफ आइडियाज़ तो ऑब्वियसली रहेंगे ही, क्लैश ऑफ ओपिनियंस। जी, तकरार तो बिल्कुल ही रहेंगी, लेकिन अगर हम सब मिलकर ये डिफरेंस, ये टकरार मिटाने की कोशिश करें तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो मेन क्वेश्चन ये है कि कितना टाइम लगेगा इंडिया को फाइनली टॉलरेंट होने के लिए, और क्या ऐसा पॉसिबल है? बिकॉज देखिए, ऐसे कितने कंट्रीज हैं इस दुनिया में जो कि पूरी तरह से टॉलरेंट है। मेरी नज़र में तो 0 मैं बोलूँगी। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। बिकॉज ऐसी पूरी दुनिया में ऐसी कोई ना कोई कंट्री होगी जो कोई ना कोई वे में इंटॉलरेंट है। जैसे कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं, अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं, इतने सारे ग्रुप्स हैं और इंडिया को टॉलरेंट बनाना आसान नहीं है, पर ये मुश्किल भी नहीं है। हाँ, बिकॉज इंडिया को टॉलरेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हमारे लिए भी और हमारे आगे आने वाली कौम के लिए, ताकि हम सब मिलकर खुशी से रह सके। जी क्या बिल्कुल। सुकून में कोएग्जिस्ट कर सके। जी बिल्कुल।
तो अब आते हैं क्या रिलीजियस इंटॉलरेंस पे, जो कि है मजहबी तौर पे इंटॉलरेंस। तो एग्जैक्टली क्या है रिलीजियस इंटॉलरेंस, आप बताना चाहेंगी? तो मज़हबी इंटॉलरेंस देखा गया तो एक ऐसा इंटॉलरेंस है जहाँ पे एक मज़हब के लोग दूसरे मज़हब की यकीन को बर्दाश्त नहीं कर सकते और उन पर उंगलियां उठाते हैं और उनको अलग महसूस कराते हैं अपने से। उसको हम हम्म। रिलीजियस इंटॉलरेंस कहलाता है। जी। तो क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, ऐसा ऐसा कोई इंस्टेंस आपके सामने पेश आया जहां आपको खुद फेस करना पड़ा रिलीजियस इंटॉलरेंस? जी बिल्कुल नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप सुनाइए, आपको कुछ ऐसा वाक़या नज़र आया तो? मेरे साथ भी नहीं हुआ अब तक तो, बिकॉज़ हम स्कूल में और कॉलेज में मेरे हिंदू फ्रेंड्स थे, और क्या वो क्रिश्चियन फ्रेंड्स भी थे, और हम सब एक साथ मिलकर इतने मज़े करते थे। कोई ऐसा अजीब नहीं था हमारे बीच, कोई सी गंदी बात नहीं हुई थी। और आई रिमेम्बर एक बार हम लोग कोई पार्क गए थे, तो जी। वहाँ हम बीच में शाम हो गई थी, तो हम वहीं जा नमाज बिठा के हम क्या मगरिब की नमाज पढ़ने लगे। तो जब किसी ने कोई घूर कर नहीं देखा, कोई से हेटफुल लुक्स नहीं दिए, तो मैं वो देखकर आई वाज रियली हैप्पी, मुझे मुझे अच्छी लगी वो बात। जी बिल्कुल, इंडिया की तो यही ख़ास बात है। यहाँ पे सब मिल-जुल के रहते हैं और अगर आप देखा गया तो अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में जाएँ और कुछ आप ऐसा कुछ रिलीजियस बिलीव करें आप पब्लिकली तो वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड कर देते हैं लोगों को। तो यही तो ख़ास हम्म। बात है, इंडिया को इंडिया बनाता है। और ये टाइप की इंटॉलरेंस कोई आजकल की बात नहीं, ये सब पार्टीशन से पार्टीशन से और इससे पहले भी होते आ रही है। लेकिन अपने अवाम और लीडर्स ने इसे सॉल्व करने का कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया, जिसकी वजह से आज इस हद तक बात पहुंच गई है कि इंडिया को ऐसे भी रैंक्स मिल रहे हैं कि इज़ वन ऑफ द टॉप रिलीजियस इंटॉलरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जी बिल्कुल, और ज़्यादातर देखा गया तो ये सब सिर्फ़ माइनॉरिटीज़ को फ़ेस करना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा तो भी नहीं कह रिलीजियस सकते हैं। इंटॉलरेंस। यस, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि हिंदूज, जो कि मेजॉरिटी है इंडिया के, वो लोग को कोई भी तरह का नहीं फेस करना पड़ता इंटॉलरेंस। बिकॉज जी। ऐसे कई इंस्टेंसेस है जहाँ हिंदूज भी फेस कर जाते हैं जो कि मजहबी तौर पे इंटॉलरेंस, स्पेशली जबकि द मेजॉरिटी इन दैट एरिया इज मुस्लिम्स। जी बिल्कुल। अब तो फिर तो ये वही बात हो गई कि मेजॉरिटी जो कि बहुत ज़्यादा है ऑप्रेस कर रही माइनॉरिटी को। यस, और कुछ लोग की ऐसी सोच भी है, आई वुड नॉट से पूरे लोग, कुछ लोग की ऐसी सोच है कि हिंदुस्तान इज़ ओनली फॉर हिंदूज। तो फिर दिस इज़ नॉट फेयर, जब इतने सारे टाइप्स के लोग इंडिया में रहते हैं, तो इफ़ यू डोंट, तो हम सब एक साथ एक साथ यूनाइट होकर एक दूसरे को इज्जत देकर अगर नहीं रह सके, तो फिर इंडिया में जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल, यही मानना है मेरा भी। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, मैं खुद ऐसा एज़ इंडियन मुस्लिम मैं खुद ऐसा नहीं चाहूँगी कि इंडिया में सिर्फ़ मुसलमान रहे, क्योंकि इंडिया सिर्फ़ इस नाम से जाना जाता है और इस नाम से फ़ेमस है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मिल-जुल कर एक कल्चर के साथ रहते हैं और वही इंडिया को भारत बनाता है। यही इंडिया की, आई फील लाइक यही इंडिया की ब्यूटी और यही इंडिया की क्या कहते हैं रिचनेस है, जो इंडिया को बिल्कुल अलग तरीन और क्या कहते हैं यूनिक कंट्री बनाती है। जी बिल्कुल। और पेंडेमिक से पहले हम सबको पता ही ये क्या हुआ था, आई थिंक लगभग दिसंबर 2019 में, जिस CAA एंड जी बिल्कुल, एनआरसी। हाँ NRC। तो एग्जैक्टली क्या था ये? तो अगर हम देखें तो सीए एनआरसी ये एक कुछ ऐसा रूल है जहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया के हम्म। वहाँ पर जो कि डॉक्यूमेंट लेस रहते हैं, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उन लोगों को सिटीजनशिप राइट नहीं मिलने वाले थे ये रूल अगर इंडिया में आ जाता। जिसका रिस्पॉन्स तो आना ही था, बिकॉज जो जो टाइप का जो लॉ पास हुआ था, जी तो बिल्कुल। ऑब्वियसली कई सारे दंगे हो गए थे, और कई लोग मारे गए थे, और कुछ लोगों को खुलेआम टॉर्चर भी कर रहे थे रोड्स पर, और कई लोग तो क्या वो गिरफ्तार भी अरेस्ट हो भी हो चुके गए थे। थे। जी यस। बिल्कुल। और ये सब जब हुआ तो पूरे इंडिया ने मिलकर ये लॉ के खिलाफ स्टैंड ली। बहुत सारे प्रोटेस्ट किए पूरे इंडिया ने, ना कि सिर्फ हिंदू
ना ही मुस्लिम, पूरे इंडिया जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर ये लॉ को रोकने की बहुत कोशिशें की। हम्म। बिकॉज जब लोग को क्या रियलाइज हुआ कि ये सही नहीं हो रहा था, कि जी, इंडिया बदल बिल्कुल। रहा था और कोई और वो अच्छाई की बदलाव तरफ नहीं। यस। जी, बिल्कुल। कोई अच्छाई की तरफ नहीं बढ़ रहा था देश। जी, और ना ही इंडिया बल्कि दूसरे कंट्रीज़ ने ही इंडिया को सपोर्ट किया। जैसे हम्म। वर्ल्ड वाइड में बहुत सारी हम्म। ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ये लॉ के खिलाफ थी इंडिया में आने के लिए। वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट भी हो रहे थे अबाउट दिस। जी, बिल्कुल। तो इंडिया में जो है इंटॉलरेंस का सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है? आई वुड से सबसे डेंजरस रोल। अगर देखा गया तो आप देखिए मीडिया और उसके न्यूज़ रिपोर्टर्स ही सबसे खतरनाक रोल प्ले करते हैं। एग्जैक्टली। जैसा कि आजकल की न्यूज़ चैनल्स और मीडिया बहुत ज़्यादा फेक और क्या कहते हैं फर्जी हो चुकी है। बिल्कुल। अब देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था, न्यूज़पेपर्स होते थे, न्यूज़ चैनल्स पे लोग हम भरोसा कर सकते थे कि हाँ, ये हमें सच खबरें दे रही हैं। लेकिन हम्म। आजकल के तो सब फर्ज़ी हो चुके हैं। सब हर किस्से को इतना लंबा-चौड़ा खींच देते हैं और एक-दूसरे के मसले को लंबा बताते हैं, जिससे लोगों के बीच में हम्म। नफ़रतें और गलतफ़हमियाँ पैदा कर देते हैं। और मीडिया एक किस्म की दोगला थर्ड पार्टी रोल प्ले करती है बिटवीन टू कम्युनल पार्टीज या फिर एनी टू पार्टीज इन जनरल। और एक एक मेस क्रिएट हो जाती है और ऐसा जी, दिखाते बिल्कुल। हैं कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से ज़्यादा बेहतर है। जी, इसी से ही तो ये अपना कारोबार चला रहे हैं। हम्म। और सोशल मीडिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए सोशल मीडिया एक आज के ज़माने में बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ऐसी अवेयरनेस फैलाने के लिए। लेकिन हर एक सोशल साइट के आप देखा गया तो अच्छाई एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो आपको मिलेंगे ही। सोशल मीडिया का एक एडवांटेज ये है कि यहाँ हमारी यूथ को अब हम इन्फ्लुएंस करते हैं अच्छाई की तरफ, हम्म। टॉलरेंस प्रमोट करने की तरफ। और बुराई ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंटॉलरेंस प्रमोट करते हैं दुनिया में। जैसे कि हम्म। आपको मैं मिसाल के तौर पे बताना चाहूँगी उतनी ही एक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जिसका जो कि बहुत फेमस है, जिसका नाम है कंगना रनावत। यस। आपने तो सुना ही होगा जी। उनका नाम। जी। तो आप सुनाइए उनकी ट्वीट्स के बारे में। वो ऐसी क्या गलत तरह की बातें ट्वीट करती है जो वायलेंस और नफरत लोग के जी, बीच में बिल्कुल। ऐसा फैलाती है, जो कि ओपनली है इंटॉलरेंट। जी, बिल्कुल। और वो बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस को ओपनली प्रमोट करती भी है। देखिए हमारे यूथ ने इसके खिलाफ स्टैंड भी लिया, बिकॉज़ हम्म। आजकल की जनरेशन ऐसी है, उन्हें सब पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, बस हम्म। थोड़ी अवेयरनेस की उन लोग को ज़रूरत है। तो यस। इन्होंने इन पर स्टैंड लिया और उसे बताया कि तुम गलत हो और उसको ट्रोल करना शुरू करें। फिर भी यस, मीम्स उन के भी लोग थ्रू। जी, बिल्कुल, आपने तो देखा ही होगा उसके ट्रोल्स, जी। मीम्स। जी। आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपने कभी तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आपने कभी पैंडेमिक की शुरुआत में हम्म। इंटॉलरेंस नोटिस किया है इंडिया में? नहीं, उतना कुछ खास नहीं दिखा मेरे ख्याल से। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मतलब क्या सभी को इक्वली ही ट्रीट किया जा रहा था एक हद तक। लेकिन जब ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की कमी जब हुई थी, तो सिर्फ अमीर लोग को ही मिल पा रहा था। जब कि जो गरीब लोग हैं और जो स्लम एरियाज़ के लोगों को भी इसकी इक्वली ज़रूरत थी। लेकिन फिर बाद में कई सारे लोग आगे आए और उनकी हेल्प कर रहे थे। मतलब क्या वो डोनेट कर रहे थे। कुछ लोग पैसे दे रहे थे, तो कुछ जी, लोग बिल्कुल। क्या वो सिलेंडर्स अरेंज कर रहे थे और फूड ड्राइव्स भी हो रहे थे। जी, हम्म। सारा इंडिया मिलकर मदद कर रहा था एक-दूसरे की। जी। लेकिन आपने क्या एक बात गौर की, पैंडेमिक जब स्टार्ट हुआ था तो आप हमें एक स्ट्रॉन्ग रिलीजियस इंटॉलरेंस सुनने को मिला था, जबकि जो कि हुआ था तबलीगी जमात जी। कम्युनिटी के जी। साथ, जी। हम्म। जो कि एक माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी है। वो लोगों हम्म। को टारगेट किया गया था। असल में ये हुआ था कि दिल्ली मार्च 2020 में एक मीटिंग हुई थी, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि और इन्हें टारगेट कर रहे थे कि इन्होंने कोविड इंडिया में फैलाया है और कोविड इन्हीं की हम्म। वजह से इंडिया में आया। हाँ, और काफ़ी ज़्यादा क्या वो इल्ज़ामात भी लगे थे और जी, उन्हें बिल्कुल। कोविड जिहाद का भी इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा था।
जी, बिल्कुल। और ये बहुत बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है, आवाम ये एक दूसरे का मदद करना छोड़ के इल्ज़ामात लगाने पे तुली हुई थी। और इस बात को इतना बड़ा मुद्दा और एग्जैजरेट तो करने वाला जो रोल था वो मीडिया ही प्ले कर रही थी। जी, बिल्कुल। मीडिया का काम ही यही होता है कि वो लोगों के बीच में नफ़रत फैलाए। और इस बात को बड़ा मुद्दा एग्ज़ैजरेट बनाने का उतना कोई सीन नहीं था। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी बात बनाना चाहिए थी पैंडेमिक में। यस एग्जैक्टली। तो और अब इसी तरह मैं आपको बताना चाहूँगी एक और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे इंडियंस पे ही है, और जी। मैं शायद इसको नाम देना चाहूँगी इंडियंस का और उनका गोरेपन से इश्क। जी जी। इंडियंस का तो यही से हमेशा कॉन्सेप्ट रहा है कि आप अगर गोरे हैं तो आप खूबसूरत और अच्छे हैं, और काले हैं तो आप तो बदसूरत हैं। बदसूरत है। यस। जी, बिल्कुल। और बचपन से भी हमें यही सिखाया गया है और हम देखते भी हैं कि कैसे अपने घर वाले जो मम्मी लोग हैं अपने बच्चा या बच्ची को बचपन से स्कूल जाते हुए पाउडर थोप थोप कर भेजते हैं ताकि हमारी बच्चा या बच्ची गोरी दिखे। तो लेकिन देखिए आप, इतना है कि इन्हें गोरेपन से इसलिए तो जानवरों को भी नहीं छोड़ते हैं। जैसे कि समझो, सपोज आप आपके सामने से काली बिल्ली गई रास्ते में से, यस। अब आपने तो सुना होगा वो मुहावरा, काली बिल्ली हाँ। रास्ता काटी, यहाँ से मत जाओ, वहां से मत और जाओ। फिर कहते हैं कि अगर अगर सुबह सुबह काली बिल्ली अगर देख ली तो सारा दिन तो काला ही होगा। जी, बिल्कुल। और इसी तरह से यहाँ से शुरू होती है इंडियंस की गोरेपन से इश्क की दास्तान। और अभी भी यही बोलते हैं कि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि ये मत करो, काले हो जाओगे। धूप में मत जाओ। और स्पेशली चाय मत पियो, हाँ, रंग जल काले हो जाएगा। जाओगे। यस। और यंग गर्ल्स को अ, ये भी बोला जाता है कि ये क्रीम लगाओ गोरी लगोगी, वो क्रीम लगाओ गोरी लगोगी। जी। और नहीं तो वरना अच्छा रिश्ता नहीं आएगा, शादी नहीं होगी, यू नो। जी, बिल्कुल। शादी नहीं होगी, कोई बच्चा नहीं देगा, कोई बच्चा शादी नहीं करेगा। और आंटीज तो माहिर है, मासूम एक्सपर्ट्स आई वुड से, जो एक बेकार की मुफ्त की सलाह देते हैं कि बेसन लगाओ, हल्दी लगाओ, मतलब पूरी ये तो वही हो गई ना, पकौड़ी की रेसिपी हो गई ये तो। जी, बिल्कुल। वो आपको सीधी सीधी पकौड़ी की रेसिपी बता के जाएगी। और हमेशा से आंटीज अपने बेटे के लिए गोरी बहू ढूंढने की तलाश में रहते हैं। हाँ, वही तो। देख, लड़का, दे विल लाइक, अगर गोरी नहीं होगी तो लड़का मिलेगा, लड़का नहीं मिलेगा। का बेटा तो शायद काला गुलाब जामुन हो, लेकिन बहू चाहिए रसमलाई जैसी। तो और वही। आजकल तो बहुत बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो गर्ल की अखलाक यानी मैनर्स देखकर शादी करे, ना कि उनका स्किन का रंग। जी, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा ही कम लोग होंगे। और लेकिन आई थिंक स्किन, ये मैं समझती हूँ स्किन कलर्स एंड और ये सब अखलाक, इन सबसे ज़्यादा चीज़ है एक लड़की में, अगर आप देखें या लड़के में देखें, दोनों में। यस एग्जैक्टली। और बॉयज को भी फेस करना पड़ता है कि देखो ये कितना काला है, और अजीब तरीन के नाम भी बोलते हैं, जैसे जी, आपने तो बिल्कुल। सुना होगा, जैसे कालिया, कालू। काला कौवा, जी। बहुत सारे। और इवन बहुत ज़्यादा बॉयज़ को भी कहा जाता है कि गोरे रहो, गोरे हो। वही तो। और फिर मैं आपको बताती हूँ इंटॉलरेंस की हद को किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? अपने फेयरनेस क्रीम्स, जैसा कि जी, कई बिल्कुल। साल ये कभी पुराना। नहीं भूल सकेंगे हम। हम्म, जैसा कि कई साल पुराना अपना फेयर एंड लवली है जो कि प्रमोट करता है और अब तक करते आ रहा है गोरापन को। जी, और बिल्कुल। यही उनका स्लोगन है कि अगर आप फेयर है तो ही आप लवली है। ये क्या बात जी, हुई। हाँ, वही तो। उन लोग का मानना है कि आप अगर फेयर हैं तो आपको जॉब मिल सकती है, आप फेयर हैं तो आप टैलेंटेड हैं। हम्म। बिल्कुल बेकार सी बातें हैं। फिर ये सब तो कोई मायने ही नहीं रखती। यस। और इतने साल बाद गर्ल्स को टारगेट करने के बाद उन्होंने फाइनली अपना नाम कोई ग्लो एंड लवली लग दिया। ग्लो एंड लवली जो कि जिसका कोई मतलब ही नहीं था। जी, बिल्कुल। और वो भी उन लोग लाइक फेयर एंड लवली बोल के पूरी तरह के से नहीं निकाले। उन लोग ने वो नाम भी रखा और नीचे ग्लो एंड लवली भी रखा। सो ये बिल्कुल सी यस बेमतलब सी बेकार एग्जैक्टली। बात थी। विच डजंट मेक एनी सेंस।
और जी, अपने बिल्कुल। बॉलीवुड के जो सेलेब्स हैं वो भी फेयरनेस क्रीम को कितना प्रमोट करते आ रहे हैं, जैसे बहुत है ज़्यादा। प्रियंका चोपड़ा, यामी गौतम जो कि ब्रांड एम्बेसडर है फेयर एंड लवली की, और जी, शाहरुख खान जो जो फेयर एंड हैंडसम का ब्रांड एम्बेसडर है। और पता है जी। मैंने एक ऐड भी देखा था जहाँ एक यंग आदमी होता है और उसको जॉब नहीं मिल पाती, तो फिर कहीं से शाहरुख खान आता है और कहता है कि फेयर एंड हैंडसम लगाओ, तो मतलब कि अगर आप फेयर होंगे तो ही आपको जॉब मिलेगी, आप सक्सेसफुल बनेंगे। जी, इसका मतलब हुआ कि स्कूल में जितना भी मैथ्स पढ़ा, अल्फा, बीटा, गामा जितनी भी पढ़ाई पढ़ी वो सब वेस्ट। वही। और जब बिल्कुल जब सेंसलेस सी बात थी ये। वही तो ना। और जब छोटे बच्चे कार्टून्स देखते समय और ऐसे टाइप के एड्स, अगर वो एड ब्रेक के वक्त ऐसे टाइप के एड्स आते हैं, तो सोचो उनके छोटे छोटे दिमाग में कितना बुरा असर पड़ता होगा, और जिसकी जी, वजह से बिल्कुल बच्चे वही तो। यही समझेंगे कि गोरा होना आपको कितना इम्पोर्टेंस, गोरा होने से आपको कितनी इम्पोर्टेंस मिलेगी। हाँ, कितना ज़रूरी होता है गोरा होना। लेकिन आप देखा गया तो इंडियंस होते ही ब्राउन हैं। यस, विच इज़ इन। ज़्यादातर इंडियंस होते ही ब्राउन हैं। और हमारे बॉलीवुड के सॉन्ग्स भी है जो जिसको भी है गोरापन से इश्क। जी, बहुत ज़्यादा, वो तो बहुत बेहद है। जैसे आपने तो सुना ही होगा बॉलीवुड से इश्क, जैसे गोरापन से इश्क। यस। अ, और उनके लिरिक्स में गोरा या गोरी होना तो मतलब लाजिम है। बहुत ज़्यादा। जैसे कि गोरिया रे, मतलब गोरी आ, व्हाई कांट लाइक ब्राउन कैन कम। वही तो ना। और या यस। और जैसे गोरे गोरे मुखड़े पे काला चश्मा, और हाँ, और गोरे 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 गाल, गाल, काली 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 आंखें। आंखें। तो यहाँ जैसा कि देखिए, गाल गोरे होने चाहिए, आंखें और चाहे आंखें कुछ भी काली। हो। वही तो। हाँ, वही तो। ये सब तो ऑब्वियसली क्या कहते हैं, बिल्कुल बेकार फिजूल बातें की हैं। बातें हैं। जी, क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि इंडियंस का रंग तो आप आपने भी कहा था कि ब्राउन होता है और बहुत क्या डस्की होता डस्की। है, विच इज ब्यूटीफुल इन इट्स ओन वे। हाँ, हमें उस पे बहुत ज़्यादा गर्व करना चाहिए। और ये हमारे जीन से भी ताल्लुक़ रखता है, जो कि फेयरनेस जो आता है। और जेनेटिक्स भी स्किन कलर में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है, जो कि किसी फेयरनेस क्रीम या किसी पाउडर से नहीं चेंज हो सकती। जी, बिल्कुल वही तो। ये लोग तो बात समझेंगे नहीं। और फिर सवाल आता है कि हम एज इंडिविजुअल्स इंटॉलरेंस को बढ़ाने से कैसे रोक सकते हैं, कैसे फाइट कर सकते हैं, मेरा मतलब। एज इंडिविजुअल हम अगर जी। इंटॉलरेंस को रोकना चाहें तो सब मिलकर रोक सकते हैं, एक दूसरे की इज्जत करके, एक दूसरे के बिलीफ्स के रिस्पेक्ट करके। कि हम्म। हाँ, हम आपको उनको अलग महसूस ना करवा के हम इंटॉलरेंस बढ़ने से रोक सकते हैं इंडिया में। यस। और और ये सोच के कि हमारा खुद से मुल्क। ही हम सब खुद से ही टॉलरेंट होना सीखे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो इंटॉलरेंट होते हैं उन्हें ये एहसास भी नहीं होता कि वही इंटॉलरेंट हो रहे हैं। जी, बिल्कुल। वो बस बोलते ही चल जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा हमारी ज़ुबान को काबू में रखना चाहिए। उसे हम्म। हाँ, और किसी जैसे के दिल को हमारे। तकलीफ़ नहीं देना चाहिए ऐसी यस, बात पे। एग्जैक्टली। हाँ, जैसे हमारे आसपास जो फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं उनको उनको भी टॉलरेंट होना सिखाए। ऐसे कई टॉलरेंट इंटॉलरेंट टाइप की डिस्कशंस होते हैं हमारे फ्रेंड्स और फैमिली के सर्कल में, और हम हाँ, खामोश जिसमें हम बैठ स्टैंड जाते ले हैं नहीं बस। सकते। यस। उनको हमें वही पॉइंट आउट करना चाहिए कि ये सही नहीं है, प्लीज स्टॉप, वैसा। और सबसे ज़रूरी बात यही है कि अपने अल्फाजों को और अपने ज़बानों को काबू में रखना चाहिए। जी, बिल्कुल। और हमें एक दूसरे की जज़्बात को समझना चाहिए। क्योंकि लफ्ज़ ऐसी चीज़ है जो किसी को भी दुख पहुंचा सकती है। इंटॉलरेंस तो कम करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंड लेना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। हम्म। बेसिकली वी शुड कीप आवर माउथ्स इन और चेक। इंटॉलरेंस ऐसी चीज़ है जो इंडिया में ही सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन हम्म। ये एक भी साइड है कि इंडियंस को ये सब नहीं चाहिए। ये तो बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन सब के बीच में दरार डालते हैं, यस। जिसकी वजह से ये सब मसले पैदा होते हैं अवाम के बीच में। जी, बिकॉज इफ़ यू वांट, अगर हम चाहे कि हम सब एक साथ मिलकर रहे तो ऑब्वियसली पॉसिबल है ये। लेकिन कुछ लोग जो बीच में आते हैं, हु वांट्स टू
पुट दरार जो बीच में क्या वो टकरार डालना चाहते हैं, ये मेन लोग हैं जो इंडिया को बनाते हैं इंटॉलरेंट जी मेरे हिसाब बिल्कुल से। बिल्कुल, मैंने ही यही कहा था। और इतना ही था आज का जी डिस्कशन। बिल्कुल, वही तो आप लोग कुछ हैं। और बोलना चाहेंगे नुसरत? अगर आपको हमारे पॉडकास्ट पसंद आया तो नीचे फीडबैक प्लीज़ बिल्कुल शेयर कीजिए, और हम्म। अगर नहीं भी पसंद आया तो वो भी फीडबैक शेयर कीजिए, हम खुशी खुशी उसे देखेंगे। और जी। जब तक के लिए इतना ही, और खुदा एंड हाफिज। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ नया सीखने को मिला इस पॉडकास्ट के थ्रू। और उसी के साथ खुदा हाफिज, एंड विल कैच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड अगर और बन पाए तो। ठीक है, अल्लाह।